नमस्कार विद्यार्थियों। 12th कक्षा के व्याकरण के टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि में हम आज चर्चा करेंगे। लिपि नामक विषय पर भाषा का हमने अध्ययन किया, उसके बाद व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के अंग, इनका अध्ययन किया। अब हम चर्चा करेंगे लिपि। लिपि लिपि क्या होती है? इसकी परिभाषा है कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह लिपि कहलाए। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल संक्षिप्त है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ध्वनि संकेत, हम अपने मुख से जब ध्वनि को उच्चारित करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो मौखिक से उसको जब लिखित स्वरूप दिया हमने, जैसे हमने बोला क, ये ध्वनि निकले अपने मुख से, इस मौखिक स्वरूप को हमने स्वरूप दिया लिखित। इस प्रकार से हमने जो वर्णों को स्वरूप दिया, फिर वर्णों से हमने शब्द बनाए, पद बनाए, वाक्य बनाए, ये सारी चीजें क्या हो गई? लिपिबद्ध हो गई। इसे लिपि कहते हैं। भारतीय संविधान में जहां हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, वहीं उसकी लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी गई। जैसा कि अपने पीछे के वीडियो में चर्चा भी की थी कि अपने भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं होकर के राजभाषा है। इसके कारणों पर भी हमने चर्चा की है। तो जहां अपने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो उस हिंदी की कौन सी लिपि निर्धारित रखी जाए, इस पर भी चर्चा हुई और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। आगे बताया, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है। देवनागरी लिपि और उसके सामने भाषाएं, उपभाषाएं जो भी है वो मैंने लिख रखी है। इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। यहाँ जैसे हिंदी नाम दे दिया, संस्कृत दे दिया, मराठी दे दिया, कोंकणी दे दिया, नेपाली दे दिया, या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कोई भी भाषा दे दी और ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसकी लिपि कौन सी है, तो उसकी लिपि बनती है देवनागरी। तो विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको बता दूं कि अपनी जो भारतीय भाषाएं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं ना, उनमें पंजाबी को छोड़ करके अन्य और जो भी भाषाएं कह सकते हैं, हम प्रांतीय भाषाएं कह सकते हैं, उन्हें हम राज्य भाषा कह सकते हैं। जैसे राजस्थानी का नाम लेते हैं हम, तो राजस्थानी को हम विभाषा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसे प्रांतीय भाषा के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। इसे हम राज्य भाषा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। एक होती है राजभाषा और एक होगी राज्य भाषा। राज्य भाषा का अर्थ हो गया एक सीमित प्रांत जो राज्य बना हुआ है, उस राज्य की जो भाषा होती है वो राज्य भाषा भी कहलाती है। तो इनकी सबकी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखो, इस इधर मैंने लिखा है कोंकणी और उसके ब्रैकेट में लिखा है गोवा। गोवा क्षेत्र की जो बोली है, यहाँ जो भी भाषा है वो कोंकणी भाषा कहलाती है। अपने पड़ोसी देश नेपाल की भाषा है नेपाली, वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि,
रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है पंजाबी। और फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है उर्दू। इसके बाद मैंने कुछ विशेष बात लिखी है कि भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और ख्रोष्टी। तो ये एक प्रश्न बनता है कि भारत की प्राचीन लिपियां कौन सी थी, या भारत की प्राचीन लिपियां कितनी थी। तो प्राचीन काल में भारत में 2 लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि और एक हो गई ख्रोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। नीचे वाले पॉइंट मैंने लिखा भी है ना कि ब्राह्मी लिपि से विकास। तो इसका तात्पर्य यह है कि अपनी जो देवनागरी लिपि है इसका विकास या इसका उद्भव कौन सी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी और ख्रोष्टी देवनागरी के समान ही है, थोड़ी सी भिन्नता उनमें, और उनसे कुछ हटकर के बातें देवनागरी लिपि में रखी गई है। और इसमें ज़्यादा समानताएं देवनागरी में कौन सी लिपि की है, ब्राह्मी लिपि की। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा, भाषा विकास का प्रमुख साधन। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि भाषा विकास का प्रमुख साधन क्या है। अपने मुख से जो भाषा उत्पन्न हो रही है, इस भाषा को विकसित करने का सबसे प्रमुख जो माध्यम या जो प्रमुख साधन वो था लिपि। जैसे मान लो हमने शब्दों के उच्चारण करने शुरू कर दिए, अब सुनने वाला उसको सुनेगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसे हमेशा के लिए याद रह जाए, वो भूल भी सकता है। तो जो शब्द मुख से निकले हैं उन शब्दों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिसका सहारा लिया गया वो है लिपि।